प्यारे बच्चों, रामजीलाल क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग रामजीलाल क्लासेस के माध्यम से कक्षा 9th, 10th, 11th और 12th के वीडियो पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बड़ा परिश्रम लगता है एक वीडियो को बनाने में, बड़ा परिश्रम होता है एक चीज़ को मेंटेन करने में, बनाए रखने में, क्रमबद्धता को बनाए रखने में। उस क्रम को हम लोग बनाए रखे हैं। इसके लिए आप क्या करें, आपका योगदान, आपका भी कुछ योगदान है। आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे अन्य विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। अच्छा कार्य है, समाज के लिए कार्य है, विद्यार्थियों के लिए कार्य है, विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य है। इसमें हम सबका प्रतिभाग होना आवश्यक है। तो हम इस माध्यम से कर रहे हैं, आप अपने माध्यम से करें। हम आज कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत बात करने के लिए आए हैं। इसमें हम लोग भौतिक जगत तथा मापन अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। इसके 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो पीछे वीडियो में, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ जाएगी, उसके माध्यम से आप वो वीडियो पढ़ सकते हैं। हम चौथे पार्ट की बात करते हैं। तो चौथे पार्ट में हम सीखते आज क्या हैं, विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके आविष्कार। कुछ वैज्ञानिकों की हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। वैज्ञानिक तो बहुत हैं और बहुत आविष्कार हैं, हम कुछ की चर्चा करते हैं। जैसे आर्किमिडीज की बात करेंगे तो इनका आविष्कार क्या था, उत्प्लावन का नियम। उत्प्लावन बल की खोज इन्होंने की थी। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो द्रव ऊपर की ओर एक उछाल बल लगाता है, वही कौन सा बल है, उत्प्लावन बल। इस पर हम जब चर्चा बहुत नहीं करेंगे, मुख्य रूप से समझें आप कि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के नियम की खोज की थी और ये इनका देश था यूनान। हमने देश भी इसलिए नहीं बाद में फिर लिखे कि देश में। अब एक वैज्ञानिक है गैलीलियो, इन्होंने जड़त्व के नियम की खोज करी। जड़त्व क्या था, कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगी, विराम की अवस्था में है। इस तरीके से न्यूटन ने गति विषयक नियम और गुरुत्वाकर्षण, और इन्होंने दूरदर्शी की भी खोज की थी न्यूटन ने। क्रिश्चियन हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बात करी। माइकल फैराडे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की बात करी। ये नियम आपने हाई स्कूल में पढ़े थे, कक्षा 10वीं में। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की बात करी। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब तो मोबाइल फोन है, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब की बात की थी, बल्ब बनाया था इन्होंने। मेघनाथ साहा, इन्होंने तापिक आयनन की बात बताई थी। ये भी भारतीय वैज्ञानिक हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज की थी और उसे प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ वैज्ञानिक, हमने 10 वैज्ञानिकों का यहाँ पर जिक्र किया, और बहुत से वैज्ञानिक हैं। आप ऐसे बहुत, आप जो भी खोजें हो रही हैं सबके बारे में पढ़ सकते हैं। ये कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों की चर्चा हमने की। इसके आगे हम यदि चर्चा करें तो भौतिक विज्ञान के नियमों में जो संरक्षण सिद्धांत के नियम हैं उनकी बात करते हैं। तो आप प्रश्न बनाइए, आप लिखें, भौतिकी नियमों को संरक्षित करने के लिए किन किन नियमों का प्रयोग होता है, किन किन नियमों का प्रयोग होता है। उत्तर में आप लिखें, भौतिक नियमों को संरक्षित करने के लिए मूलतः 5 सिद्धांतों का या 5 नियमों का प्रयोग होता है, और जो क्रमशः, ये लिख दीजिए पांचों, आप नोट करिए पांचों। ये आपने पांचों नोट किए। इसमें पहला हेडिंग आप बनाइए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम।
पहला हेडिंग आप बनाएं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो विद्यार्थियों, विज्ञान में यदि आपको सीखना है तो विज्ञान का सूत्र ही परिभाषा है। जो विज्ञान में सूत्र है वही उसकी परिभाषा है, और परिभाषा ही सूत्र है। दोनों एक दूसरे के रूपक हैं। यदि इसके सूत्र की हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा कैसे बनेगी? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये मार्कर है, ये अभी किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा कहती है किसी वस्तु की स्थिर होने पर, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, रुकावट के कारण जो ऊर्जा उसमें है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा है। और अच्छा, यदि ऊर्जा नहीं है, इसको जब छोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जा रहा होगा, जा रहा है नीचे। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये रुका है तो इसमें तब जो ऊर्जा है वो है स्थितिज ऊर्जा, और जब इसको छोड़ दे रहे हैं तो जब ये जा रहा है नीचे की ओर, जो गति कर रहा है, तब जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। हम यांत्रिक ऊर्जा को पढ़ रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा की क्या परिभाषा है? लिखें आप, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र आप नोट कर लें, ये नोट कर लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसी क्रम में दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे। दूसरी हेडिंग आपकी है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बनाइए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये क्या कहता है? समझना बहुत ध्यान से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझिए आप। ये सिद्धांत कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही कौन सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आप समझना चाहो कि समझाओ, कैसे समझ में आएगी इस बात को, तो आप समझिए इसको। जैसे हम कहें कि जनरेटर है, जनरेटर अभी किस अवस्था में है? पहले बंद है, तो अभी कुछ ऊर्जा कुछ नहीं है। उसके अंदर क्या संरक्षित है? ऊर्जा रुकी हुई है। यदि नहीं रुकी हुई तो क्यों नहीं रुकी हुई है? यदि आप उसको घुमाएंगे, उसको फ्लाई व्हील को जैसे ही घुमाएंगे तो क्या करेगा? वो कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा। और जैसे ही जनरेटर कार्य करेगा तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो उसमें क्या उत्पन्न हो रही होगी? ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी। वो ऊर्जा अल्टर के माध्यम से हमको किस रूप में मिलेगी? विद्युत के रूप में। किस रूप में मिलेगी? विद्युत के रूप में। आप समझना, वो है विद्युत ऊर्जा। हमने कार्य किया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उससे ऊर्जा प्राप्त हुई, वो ऊर्जा प्राप्त हुई विद्युत के रूप में। विद्युत के रूप में कार्य किया, प्राप्त क्या हुई? ऊर्जा। किस रूप में प्राप्त हुई? विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हुई। अब विद्युत ऊर्जा का उपयोग हमने तार के माध्यम से पंखे के पास इसे ले गए, तो पंखे ने हमको वायु देना शुरू कर दिया, तो वो हो गई पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की यदि आप चर्चा करो तो जहां टरबाइन लगे होते हैं वहां पर जब वो पवन चक्की के माध्यम से आप बहुत से यंत्र उपकरण चलाए जा रहे होते हैं, माने पवन ऊर्जा से वो उपकरण चल रहे थे।
तो पवन भी ऊर्जा है, उसका रूपांतरण करके दूसरी ऊर्जा प्राप्त कर ले रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हमने बल्ब में कर दिया तो हमें प्रकाश ऊर्जा मिलने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसमें आप लिखें, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है, ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद तीसरा क्रम आता है, वो आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, उन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर mc²। इससे स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। इस सिद्धांत को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का नियम कहते हैं। तो आप इसमें लिखिए भाषा में। देखिए, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये आप लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने ये संरक्षण के सिद्धांतों को पढ़ा। दो सिद्धांत इसके बाद और हैं जिनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में और पाठ के समाप्ति की घोषणा अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोग लगातार अधिक से अधिक शेयर करिए इस वीडियो को, अधिक से अधिक रामजीलाल क्लासेस को सब्सक्राइब कराइए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को लाभ हो सके और विद्यालय परिवार को भी अच्छा लगे। इस कोचिंग संस्थान को या जिसके माध्यम से, जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग ये पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों का भी उत्साहवर्धन इसके माध्यम से हो। इसलिए आप भी इसमें अपना योगदान अवश्य करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।